इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाते हुए, जिसका नाम होता है युआन। जिसके माता पिता उसको छोड़ चुके होते हैं क्योंकि युआन के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत होती है गैम्बलिंग करने की, और साथ ही साथ वो अपनी पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर चुका होता है वीडियो गेम्स को खेलते हुए, जिनसे आज तक उसको कुछ मिला तो नहीं है बल्कि उसने अपनी जिंदगी को ही बर्बाद किया है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि वो एक ऐसी दुनिया में जाने वाला है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल वैम्पायर उसको जान से मारने वाली है, इस दुनिया का सबसे कमजोर और बेकार इंसान होने के लिए। लेकिन युआन की जो जिंदगी होती है वो उस पल से बदलने वाली थी, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसी फॉरबिडन पावर्स आने वाली थी जो कि मानो इस धरती को भी हिलाने की ताकत को रखती हैं। इसके बाद जब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम देख पाते हैं युआन को, जो कि अपने घर को छोड़ के जा रहा था। वो अपना सामान पैक करता है और पहुंच जाता है एयरपोर्ट पर। लेकिन वो जिस मोमेंट पर एयरप्लेन के अंदर एंटर करने वाला था तो उसके साथ में एक ऐसी घटना घटित होती है जैसे मानो कि यहाँ का स्पेस टाइम ही अपने आप में ब्रेक होने लगा हो, जो किसी और ही दुनिया के रास्ते के साथ में जुड़ गया था। लेकिन युआन इस बात पर जरा सा भी ध्यान तक नहीं देता। वो चलते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग ही डायमेंशन के अंदर। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने से एक ड्रैगन को आता हुआ देखता है तब जाके उसकी आंखें खुलती हैं। उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर अचानक से वो कहां पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसको और भी कई सारे मैजिकल बंदे नजर आ रहे थे जो कि मैजिकल पावर्स का यूज करना भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहाँ तक कि उसके पास में तो और भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पावर्स का यूज कर रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़की तो एक ड्रैगन को उड़ाते हुए भी जा रही थी। लेकिन जैसे ही एक बीस्ट ने युआन के चेहरे को लिख किया था तब जाके उसको एक्चुअली में रियलाइज हो जाता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर घूमते और चलते हुए वो पहुंच जाता है कि स्टोन गॉड वाली जगह पे। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी ह्यूमन के मैजिकल पावर को मेजर किया जाता है। लेकिन जैसे युआन ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा होता है तो वहाँ पर बहुत ही जोरों की रोशनी निकलने लगी थी, जिसकी वजह से दो मैजिशियन उसको घोषित कर देते हैं कि एक बहुत ही घटिया आदमी है। साथ ही साथ बाकी के लोग भी उसके ऊपर जोरों के साथ में हंस रहे थे कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। युआन पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह मैजिशियंस उसको बताते हैं कि ये जो गॉड स्टोन है उसको टच करने की वजह से जैसे ही व्हाइट लाइट निकली थी तो उसका मतलब केवल यही होता है कि तुम इस दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हो जिसकी बॉडी में कोई भी मैजिक नहीं है। लेकिन उनमें से एक मैजिशियन गर्ल को ये पता लगता है कि उस स्टोन के ऊपर केवल मामूली और छोटी सी ग्रीन लाइट भी निकली है। इसका मतलब यह है कि हाँ, फ्यूचर में वो शायद थोड़ा बहुत मैजिक सीख पाएगा और ये मैजिक भी उतना ही छोटा होगा जितना कि उसके पॉकेट में रॉकेट है। इसकी वजह से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद अब युआन यहाँ से जाने लगता है। युआन सोच रहा था कि भले ही उसको ये दूसरी जिंदगी मिली है, लेकिन सोचा नहीं था कि उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। जिसके बाद उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी होती है मैजिक को कास्ट करने के लिए। उसे करीबन ऐसा करते हुए एक हफ्ता बीत चुका था। इसके बाद अब उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े बंदे से, जो कि उससे ये कहता है कि तुम्हें इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी एक ऐसा बंदा होता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर मैजिक को लाने की कोशिश तो कर ही सकता है, और साथ ही वो उसके साथ में फार्मिंग करते हुए थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेगा। जिसके बाद उसने यहाँ से युआन की मैजिकल कैपेसिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जो कुछ नहीं तो छोटे छोटे प्लांट्स को तो ग्रो करने के काबिल हो ही गया था। रात जब युआन रास्ते से होकर गुजर रहा था तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब काम को होते हुए देख पाता है, क्योंकि उसके सामने दो फीमेल्स होती हैं जो कि एक बंदे की नेक को कट करते हुए उसकी बॉडी से उसका सारा का सारा ब्लड ही चूस लेती है। इसके बाद फिर वो आ जाती हैं अपने ट्रू वैम्पायर फॉर्म में। लेकिन वहाँ पर उस बंदे का जो साथी होता है वो तभी अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था। वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी रॉक फिस्ट टेक्निक को, और उन रॉक्स को वो हिट करने की कोशिश करने लगता है उन दोनों ही वैम्पायर से। तो फिर वो वैम्पायर भी अपनी पावर को यूज करने लगती है उसके फ्रेंड को नीचे गिराते हुए। जो नजारा देखते ही वो दूसरा बंदा तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगा था। लेकिन वो वैम्पायर्स उसको यहाँ से जाने नहीं देती बल्कि पकड़ ही लेती हैं, और वो फाइनली इस बंदे के भी ब्लड को पीकर खत्म कर ही देती हैं। और ये नजारा देखकर अब युआन की तो पूरी तरीके से ही फट गई थी, इसलिए वो यहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है। लेकिन इन वैम्पायर्स को इस बात का एहसास हो चुका था जैसे कि कोई बंदा यहाँ से भाग रहा हो। युआन को जैसे लगने लगता है कि वो सेफ जगह पे पहुंच चुका है तो उसके अगले ही पल वो वैम्पायर तुरंत ही उसके पीछे ही पहुंच जाती है, जो कि युआन से ये पूछने लगती है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो युआन बिना कुछ कहे ही यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो वैम्पायर अपनी पावर को यूज करती है और युआन को भी उसी तरीके से ही पकड़ लेती है। युआन ने कभी भी इस बात के बारे में सोचा नहीं था कि इसके साथ में कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि वो वैम्पायर उसकी बॉडी में कई सारे टेंटिकल्स को घुसा देती हैं। इसके बाद फिर वो वैम्पायर इस बंदे के भी ब्लड को सक करने लगी थी। लेकिन आसमान से अब बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और युआन की आंखों के सामने एक मिस्टीरियस गर्ल की बॉडी आ जाती है। युआन को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर कोई सपना देख रहा हो, और वो लड़की युआन को बताती है कि वो यहाँ पर एक्चुअली में आई है हेल से, जो कि अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे ये कहने लगती है, और उससे कहती है कि आज वो यहाँ पर उसकी इस घटिया वर्जिन जिंदगी को खत्म करने के लिए आई है। इसको इस बात का रियलाइज
रियलाइज होता है कि इस बंदे की बॉडी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वो वैम्पायर उस वुमन को ये बताती है सच में इस बंदे का ब्लड तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। लेकिन वो रेड हेयर्ड फेरी उन टेंटिकल्स को काटती है और युआन की बॉडी को नीचे लाने लगती है। कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो इसकी लाइफ को रिस्टोर करके रहेगी, जिसके लिए उसको यहाँ पर यूज करना होगा किसी वैम्पायर की वेटालिटी को, जैसे कि वो बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ने लगती है उन्हीं वैम्पायर्स की तरफ। लेकिन ये वैम्पायर भी बहुत ही पावरफुल होती है जो कि उसके स्ट्राइक को रोकने में कामयाब हो गई थी। लेकिन फेरी अपना अगला अटैक करते ही उसकी स्लैशेस कर देती है और उसकी जान ले लेती है, जिसकी वजह से उसने उसकी वाइटैलिटी का यूज करते हुए युआन की बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर नजर होती है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वुमन की, जो कि ये कहती है कि अब वक्त आ चुका है, जिसके कुछ पलों के बाद अब हम आंखों को खोलता हुआ देख पाते हैं युआन को, जिसको ये पता लग पाता है कि उसकी जान बचाई है उस रेड हेयर्ड फेरी ने। युआन ये सोचने लगता है कि वो उस फेरी को अपनी मेड बना के रखेगा और हर रोज ही उसकी जूसी संतरों को यूज भी करेगा। लेकिन जब रेड हेयर्ड फेरी उसको रियलिटी बताती है तो युआन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो कहती है कि उसने युआन की जान इसलिए बचाई है ताकि वो अपने हाथों से उसको मार सके, जिसके तुरंत बाद अब वो युआन पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही उसने उसको स्लैश किया होता है ऐसा ही सेम घाव उस फेरी के ऊपर भी आ चुका था। जो बात उस फेरी को समझ में नहीं आती, जिस मोमेंट पर भी एक और मिस्टीरियस वुमेन वहां पर सामने आ जाती है, जो कि अपने आप को एक मैजिकल अकेडमी की चेयरमैन बता रही थी। अब उस फेरी से कहती है कि जरा अपने रसीले संतरों को शांत करो, क्योंकि अगर वो युआन को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी तो वैसा ही नुकसान उसको भी होगा। लेकिन फेरी को उस मिस्टीरियस वुमेन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो युआन पर अटैक जैसे ही करने की कोशिश करती है तो वो घाव खुद ही उसकी बॉडी पे आ चुका था। फिर वो मिस्टीरियस वुमेन युआन को देने लगती है स्पिरिट मैनुअल स्पेल। युआन ने जैसे इस बुक को टच किया होता है अचानक से ही उसके चारों तरफ लाइट्स जलने लगी थी, मानो जैसे युआन की बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आते जा रही हो। और हमें ये पता चल पाता है कि एक्चुअली में इस बुक का नाम होता है मोफरी। इसके बाद फिर वो युआन को अपने साथ में ही ले जाती है और वो बताने लगती है इस बुक के बारे में, जिसके अंदर हिस्ट्री के साथ साथ इस शायो अकेडमी की कई सारी चीजों को लिखा गया था। वो कहती है कि अगर तुम मेरी अकेडमी में रहोगे तो फिर मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगी, जिसके साथ साथ उसको हेल्प करनी होगी इन लोगों के बीच में छुपे हुए वैम्पायर्स को ढूंढने में। वो कहती है कि अगर तुम सच में मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें मोफी से भी ज्यादा पावरफुल 3 और सीट्स देने के लिए भी तैयार हूँ। तो युआन उसकी बात को मान जाता है और ये कहता है कि वो उसका अभी तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाएगा। इसके बाद रात के समय में उसने पूरा का पूरा मैनुअल ही पढ़ लिया था, जो होने की वजह से युआन की बॉडी के अंदर एक नया सिस्टम ओपन हो चुका था। इसके जरिए उसको ये बताया जाता है कि ये बुक जुड़ी हुई है फेरीज के वर्ल्ड से। हाँ, ये सच है कि फेरीज जन्म नहीं लेती बल्कि रीइंकार्नेट होती हैं। इसी वजह से हमें किसी भी फेरी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जानना होगा। लेकिन युआन के अंदर अभी इतनी एबिलिटीज नहीं होती कि वो मोफी का यूज करते हुए किसी भी फेरी के पास्ट लाइफ के बारे में जान भी सके। इसके 24 घंटे के बाद जब युआन दोबारा से बुक को देखता है तो वो बन जाती है एक सेल फोन में, ताकि इन दोनों के ही कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इजी हो सके। लेकिन जब अगले दिन से युआन क्लासेस के अंदर जाने लगता है तो यहाँ के स्टूडेंट उसके बहुत ही बुरी नजरिए से देख रहे थे, जिनमें से एक बंदा युआन को शर्मिंदा करने की कोशिश भी करता है, जिसके लिए उसने एक आइस क्रिस्टल को नीचे डाल दिया था ताकि युआन उस पे फिसल के नीचे गिर जाए। लेकिन युआन जैसे ही उस आइस क्रिस्टल को उठाने की कोशिश करता है तो अचानक से ही उसके अंदर से काफी ज्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस दुनिया का पहला ऐसा बंदा है जो कि अपनी पावर्स की मदद से डबल लाइट को रिप्रेजेंट कर पाया हो। उसकी न्यू एबिलिटी की हेल्प से वो चंद पलों में ही पूरे स्कूल को ही स्कैन कर लेता है, ढूंढता है यहाँ की सबसे हॉटेस्ट गर्ल को, जिसको इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन पिकअप लाइंस को भी यूज करने लगता है। लेकिन युआन की ये बच्चों वाली बातें सुनने के बाद उसके सामने खड़ी भी नहीं रह पाती और शर्मिंदा होकर यहाँ से चली जाती है। तो फिर युआन भी यहाँ से जाकर अपने सेल फोन के सिस्टम से ये पूछने लगता है कि आकर अचानक से ही अपनी बॉडी से कंट्रोल को कैसे गवा चुका था। तो वो फेरिस को बताती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर चार्म एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि बन चुका है उसका सेकेंडरी मैजिकल एट्रीब्यूट। जिसके बाद अब पूरे स्कूल में युआन के चर्चे होने लगे थे कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल है। जब स्कूल के अंदर एक मैजिकल बैटल चल रहा था तो केवल युआन ही ऐसा बंदा होता है जो कि उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकता था। यह इंस्ट्रक्टर उन लोगों को ये बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से अपनी मैजिकल पावर्स के ऊपर काबू करना सीखना होगा। जहाँ पर तभी एक बंदा फर्स्ट बैटल में ही चैलेंज कर देता है युआन को। तो इंस्ट्रक्टर तुरंत ही युआन को बुला लेते हैं फाइटिंग करवाने के लिए। ये दोनों ही मैदान में आ जाते हैं, यहाँ तक कि इस बैटल को देखने के लिए इस पूरे के पूरे नेशन के प्रिंसेस भी आ गए थे। युआन की हालत खराब होने लगती है कि प्रिंसेस के सामने उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। उस बंदे ने फाइटिंग में जैसे ही अब युआन के ऊपर अपना मैजिकल अटैक किया होता है, युआन के पास में जो मोफी की पावर्स होती हैं वो उसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ में उसके हमलों को रोक ले रहा था। फेरी युआन से ये कहती है कि तुम बहुत ही आसानी के साथ में इसके हमलों को रोक सकते हो। युआन ने यहाँ पर अपने एक नेचुरल टेक्निक को यूज किया होता
होता है उस टोर्नेडो को रोकने के लिए। इसकी वजह से वो इस बैटल को तो जीत चुका था लेकिन खुद भी अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद जब युआन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है एक बर्निंग विलेज के अंदर। तो वहां से उठकर अब युआन आगे बढ़ने लगता है तो उसके सामने से एक बंदा भागते हुए आता है और युआन से अपनी जान बचाने के लिए कहता है। जहाँ पर युआन की मुलाकात होती है एक छोटी सी लड़की से जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए युआन उसको बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी वहां पर युआन के सामने दो बहुत ही घटिया से दिखने वाले बंदे आ जाते हैं जो कि इस छोटी बच्ची को यहाँ से लेने के लिए आए थे। युआन ने भले ही उनको रोकने की कोशिश की होती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जो कि उसके अगले ही पल उस बच्ची को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। युआन तेजी से जाकर उस बच्ची को छीन तो लेता है लेकिन ये बंदे युआन को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिए थे। युआन को ये पता चल पाता है कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली में है फेरी मूवी, और फिर वो एक चमकती हुई लाइट के अंदर गिरने लगता है। जहाँ पर तभी अचानक से ही युआन की आंख खुल जाती है और वो ये पाता है कि वो एक्चुअली में थोड़े समय के लिए जा चुका था फेरी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, जो कि ऐसी दुनिया है जहाँ पर फेरीज की मेमोरीज पाई जाती है जिनको पूरी तरीके से जानने के बाद वो आने वाले समय में अपने फेरी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल ले पाएगा, क्योंकि ये फेरीज भी पहले ह्यूमन ही हुआ करती थी। इसी वजह से उनकी लाइफ इसी दुनिया के अंदर ही बीती है। इसी वे फेरी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसके इमोशंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। युआन को ये सीक्रेट पता चल जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो ये सोचता है कि अब तो वो जो चाहे उससे करवा सकता है, लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद ना हो तो मैं कभी भी वो करने के लिए नहीं कहूंगा। जो बात सुन के मूवी थोड़ी सी खुश तो हुई थी, लेकिन वो युआन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानती भी है उसके क्या इरादे हैं उसको लेकर। जिसके अगले ही पल उसके रूम के अंदर दो और गर्ल्स आ जाती हैं, जिससे कि युआन ने तुरंत ही अपने आप को कंबल के नीचे छुपा लिया था। युआन जब उनकी बातों को सुनता है तो उसे ये लगने लगता है कि ये जरूर से वैम्पायर्स ही होंगे जिनको युआन के यहाँ पर होने के बारे में भी पता चल चुका था। वो ये बातें करने लगते हैं कि वो बहुत ही जल्द इस बंदे को अपना डिनर बना लेंगे। जिसके अगले ही पल अब यहाँ पर आ जाता है वैम्पायर किंग, जिसने लोगों को एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए लगा दिया था। इसके बाद जब युआन वापस से अपने घर पे आता है तो उसको ये पता लग पाता है कि एकेडमी की चेयरमैन तो गायब भी हो चुकी हैं। इस बातों से वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो रहा था। रात के समय में जब युआन नूडल्स को खा रहा होता है तो फिर तभी उसको किसी के कदमों के चलने की आवाज आने लगती है। युआन को ये पता लग चुका होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में होंगी वैम्पायर्स। जब युआन ये सोच ही रहा था कि आखिर इन लोगों को उसके घर के बारे में कैसे पता चला होगा, लेकिन ये तो एक्चुअली में होते एक नॉर्मल सी लड़की जो कि नूडल्स की स्मेल को लेते हुए अंदर आ रही थी। लेकिन युआन ने तो डर के मारे एक ही पंच के साथ में उसको नॉकआउट कर दिया था। जिसके बाद उसको पता लग पाता है कि ये तो एक्चुअली में है प्रिंसेस। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसको जरूर से सजा मिलेगी। वो सबसे पहले बाहर की तरफ देखता है और प्रिंसेस को अंदर ले जाता है और उसको अपने बेड पे ही लिटा देता है, लेकिन अब उसके पास में भी सोने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी वजह से वो भी उसी के बगल में ही लेट चुका था। लेकिन जब अगले दिन प्रिंसेस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को युआन के बगल में पाती है, जिससे कि उसने गुस्से में आकर युआन का एक दांत तोड़ दिया था और उसको एक किक भी हिट कर दी थी। तो फिर अब युआन उसको ये बताने लगता है कि वो तो उसकी हेल्प कर रहा था। तभी प्रिंसेस को इस बात का रियलाइज होता है कि वो तो खुद ही यहाँ पर आई थी नूडल्स की स्मेल को लेते हुए, और जैसे ही वो नूडल्स को चखती है सच में ये उसको बहुत ही पसंद भी आए थे। लेकिन जब वो नूडल्स खा ही रही थी तो फिर तभी उनको रियलाइज होता है कि उनके दरवाजे पर कोई तो है जो कि आ चुका है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में होते हैं वही वैम्पायर गर्ल्स, जो कि सबसे पहले युआन के घर के दरवाजे को ही तोड़ देती हैं। जिसके बाद अब वो उसके घर में एंटर करती हैं और ढूंढने लग जाते हैं युआन को। युआन तो छुपा हुआ था लेकिन गलती से एक जार उसके हाथों से गिरता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वैम्पायर्स को ये पता लग गया था कि जरूर से युआन तो है इसी घर के ही अंदर। इसी वजह से अब इन लोगों ने इस घर को ही तोड़ना शुरू कर दिया था। युआन अपनी एक टेक्निक को यूज करता है और उन दोनों को ही बांध के बाहर की तरफ भागने लगता है प्रिंसेस के साथ में, और अब ये लोग भागते हुए आ चुके होते हैं जंगल के अंदर। युआन कहता है कि हम लोगों को अब यहीं पर ही छुप जाना चाहिए, लेकिन उसके चंद पलों के बाद ही यहाँ पर आ जाती हैं वो दोनों ही वैम्पायर्स, जिनसे फाइट कराने के लिए युआन तुरंत ही समन कर लेता है अपनी मोफी को, जो कि यहाँ पर सामने आई होती है अपने फ्लेमिंग एनर्जी को लेते हुए। साथ ही साथ उसके हाथों में एक बहुत ही शानदार स्वॉर्ड भी होती है, जो कि अटैक करने के लिए समन करने लगती है अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वैम्पायर्स अटैक करने के लिए जाते हैं फेरी मोफी के ऊपर, लेकिन तब तक मोफी अपने स्पेल को कास्ट कर चुकी थी, जो कि होती है हेल की फायर, जिसमें जलाने के बाद उसने उन दोनों ही वैम्पायर्स को एक बैरियर के अंदर कैद करके रख दिया था। लेकिन अब फिर तभी वहां पर अचानक से ही सामने आ जाता है वैम्पायर किंग। हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही वैम्पायर गर्ल्स अभी भी एकदम ही सेफ थे, लेकिन वैम्पायर किंग ने खुद ही अपने हाथों से उन दोनों को ही जान से मार दिया था। तभी फिर मोफी यहाँ पर वैम्पायर किंग के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से हमला कर रहे थे, लेकिन वैम्पायर किंग को इतनी आसानी के साथ में हराना पॉसिबल ही नहीं था, और साथ ही साथ अब तो मोफी भी इंजर्ड होते जा रही थी। इसीलिए युआन अपने मोबाइल प्रोग्राम से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे। वो
युआन को बताने लगती है कि मूवी की एनर्जी को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है कि युआन को खुद से ही मूवी के स्पिरिट वर्ल्ड को रीबिल्ड करना होगा, तभी जाकर मूवी की पावर्स को एकदम टॉप लेवल पे ले जाया जा सकता है। युआन ने सोच रहा था कि ये काम तो बहुत ही आसान होगा, इसी वजह से वो अपने सेलफोन से कहता है कि उसे जल्दी से वहां पर टेलीपोर्ट कर दो, लेकिन लिटिल फेरी उसको ये बताती है कि भी तुम्हारे पास में उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। इस मोमेंट पर हम उन दोनों की फाइट को देख पाते हैं जहां पर मूवी की हालत खराब होने लगी थी। युआन को ये पता लग पाता है कि वो अपनी भी स्पिरिचुअल पावर को गवा चुका है। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर आ जाती है उसके पास में प्रिंसेस, जो कि युआन से कहने लगती है कि वो भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भेज भी सकती है। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर्स को गैदर करना स्टार्ट भी कर देती है। लेकिन वैम्पायर किंग तो यहाँ पर मूवी पर भारी पड़ते जा रहा था, जो कि अपनी और भी ज्यादा खतरनाक पावर्स को निकालने लगता है। जो अटैक वो करने वाला होता है युआन के ऊपर, लेकिन उसको बचाने के लिए सामने आ चुकी होती है मूवी, जो कि फाइनली पहुंच चुका होता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हमें दिखाई देती है मूवी जो कि कुछ बैंडिट्स को सबक सिखा रही थी, जो कि उसके सामने सर झुका देते हैं। जिसके बाद मूवी यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो फिर एक बैंडिट वहां पर भागते हुए आता है उसको जान से मारने के लिए, लेकिन उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तभी पहुंच जाता है युआन, जिसने मूवी को इस हादसे से बचा लिया था। लेकिन मूवी ना तो युआन को देख सकती थी और ना ही वो लिटिल फेरी को देख सकते थे। जो बात जानकर युआन तो एकदम ही शॉक हो गया था। लिटिल फेरी बताती है कि जो भी यहाँ पर पहले से रहते आया था केवल वही उसको देख सकती है। इसके बाद हम मूवी को एक अलग ही कैरेक्टर के साथ में देख पाते हैं, जिसकी इस वॉर मूवी को काफी ज्यादा पसंद होती है। इसी वजह से वो उससे कहती है कि क्या तुम इसको बेचना चाहते हो। वो ये बताता है कि नहीं, मेरी ये अवार्ड बेचने के लिए नहीं है। जब युआन वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अगली और गंदा है, लेकिन आखिर ये सारी की सारी चीजें मूवी के पास्ट में क्यों दिखाई जा रही थी। इसके कुछ समय बाद मूवी उसी बंदे को कुछ बच्चों के साथ में खेलता हुआ देख पाती है, जैसे कि उसको लगने लगता है कि ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है जितना कि वो इसके बारे में सोचती है। कि जैसे ही मूवी से बात करने की कोशिश करता है तो मूवी ने तुरंत ही अपनी खिड़की को लगा लिया था। इसके कुछ समय बाद हम उसी बंदे को देख पाते हैं जिसे कुछ बंदे मार रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली में एक छोटी सी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। मोमेंट पर तभी वहां से गुजरती है मूवी, जो ये नजारा देख के काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गई थी। उसको रियलाइज होता है कि सेम इसी तरीके से किसी बंदे ने उसको बचाया था बचपन में। पूरे बंदे जैसे उस लड़के को मारने की कोशिश करते हैं तो मूवी उसको रोक लेती है। जिन्होंने जैसे ही मूवी को पहचाना होता है वो तुरंत ही अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। फिर वो लड़का मूवी को शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए, यहाँ तक कि उसने तो अपनी सपोर्ट भी दे दी थी मूवी को। वो कहता है कि मैं आपको ये गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। मूवी सबसे पहले एक ग्लास को स्लैश करने की कोशिश करती है उस स्वॉर्ड से। कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम कभी भी मुसीबत में होगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन अब युआन को ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो बंदा होगा कोई स्पाई, जो कि जरूर से मूवी के अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली उसने मौका पाते ही मूवी के दिल में अपने लिए जगह भी बना ली, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वो लोग कुछ करें भी। और फिर हम रियल वर्ल्ड में देख पाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस की अब तो पावर्स भी खत्म होने वाली थी। साथ ही वहीं पर मूवी और वो बंदा अभी भी फाइट कर रहे होते हैं अपनी अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन मूवी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, जिसके ऊपर वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाला था। मूवी तुरंत ही युआन के सामने आ चुकी थी ताकि उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो। वो बंदा अब यहाँ पर अपने डेडली ऑरा को समन करने लगता है। इस बार अब अपने फुल पोटेंशियल के साथ में आ रहा था युआन पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसके सामने आ चुकी होती है मूवी, जिसके सीने के आर पार वो स्वॉर्ड हो ही चुकी होती है। मूवी ने अब डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर अपने ब्लड की हेल्प से अपने कर्स को एक्टिवेट कर लेगी। जो करते ही तभी मूवी की बॉडी में से काफी सारी वेन्स निकलने लगती हैं, जो कि वैम्पायर किंग को पकड़ लेती हैं। लेकिन वो ज्यादा समय तक इसको रोक नहीं पाएगी। जब तक उसके शरीर में जान है वो केवल तभी तक रोक सकती है और तभी तक युआन को बचा सकती है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट वर्ल्ड को, जहाँ पर हम युआन को देख पाते हैं जो कि ये सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से मूवी उसको देखने लगे, वो उसके सामने विजिबल हो जाए। वो सबसे पहले उसी बंदे के ऊपर चिल्लाने की कोशिश करता है, उसको गालियां देते हुए। आवाज को सुनते ही तुरंत ही मुड़ जाता है जैसे कि उसने सच में उसकी आवाज को सुन लिया हो। जो नजारा देखकर युआन का रिएक्शन होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन वो बंदा युआन को सीरियसली नहीं लेता और यहाँ से जाने लगता है। युआन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इंटेंशंस मूवी को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहता है कि वैसे मेरा नाम है एनयू। कहता है कि जो मूवी है वो एकदम ही यहाँ पर एक एनपीसी के जैसे है। युआन कहता है कि तुम नहीं जानते उससे बात करना मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम अगले दिन देख पाते हैं मूवी को, जिसको किसी के कदमों के चलने की आवाज आती है। तो मूवी ने तुरंत उसको पकड़ते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश की होती है, लेकिन एनियो तो यहाँ पर उसकी तारीफें ही करने लगा था, मानो जैसे वो इसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। एनियो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ फूड को लेकर आया था, लेकिन वो खाना तो नीचे गिर चुका होता है क्योंकि मूवी ने अचानक से उसको अंदर की तरफ खींच लिया था। जो चीज देख के उसको खुद को बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ और ही बना देती हूँ। जिसके बाद फिर एनियो यहाँ से चला
आ जाता है, लेकिन युआन तो मूवी पर चिल्ला रहा था, लेकिन वो तो उसको देख ही नहीं सकते। युआन को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि एनयू मूवी के दिल में अपनी जगह को बना चुका है। और उसी दिन की शाम को हम देख पाते हैं मूवी और एनयू को, जो दोनों के दोनों एक टावर के ऊपर बैठे हुए एक बहुत ही शानदार नजारे को देख रहे थे। मूवी कहने लगती है कि ये जगह बहुत ही सेफ है। कहने लगती है कि उसे इस बात पर हैरानी होती है कि तुम्हारे जैसा बंदा आखिर दुनिया में इतनी सारी चीजों को कैसे घूम लिया। एनयू कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक बहुत ही शानदार आइलैंड पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर वो हर दिन उसको खुश देखना चाहता है। लेकिन मूवी ये सोचने लगती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपनी इस जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मूवी एक बंदे को मारने वाली होती है, लेकिन जब वो वहां से निकलती है तो उसको नजर आ जाता है एनियो, जो कि मूवी को ऑफर करता है डिनर करने के लिए, ताकि ये दोनों और भी थोड़ा सा समय साथ में बिता सके। मूवी कहती है कि ठीक है, तुम पहले घर पहुंच जाओ। वो थोड़े समय बाद उसके पास में आ जाएगी, लेकिन अब तो मूवी को भी ये लगने लगा था जैसे कि वो उसकी बातों में फंसते जा रही हो। और जब मूवी घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि एनियो ने उसके लिए बहुत ही डिलीशियस खाने को बना के रखा हुआ था। वो कहता है कि मेरी मॉम को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया करता था, लेकिन युआन इसके बारे में जानता था कि ये बंदा जो कुछ भी कर रहा है उसका एक एक शब्द झूठा है। वो ये सोच रहा था कि आखिर मूवी उसके झूठ को क्यों नहीं देख पा रही है। मूवी एनियो को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि वो एक किलर है, लेकिन एनियो कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ जो कि तुमने अपनी सच्चाई के बारे में मुझे बताया। मूवी कहने लगती है कि मैंने बचपन से बहुत ही अजीब अजीब चीजों को देखा है और इस जिंदगी ने मुझे कब किलर बना दिया मुझे भी पता नहीं चल सका। वो कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो बात सुनने के बाद युआन एनियो को मारने की कोशिश कर रहा था कि तुम कितने बड़े वाले झूठे हो। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और मूवी इस बारे में सोचने लगती है कि वो और ज्यादा पैसा कैसे कमा सके, ताकि वो एनियो के साथ में उसी आइलैंड पे जाकर खुशी खुशी रह सके। लेकिन उसका जो गिल्ड मास्टर होता है वो उसको बताता है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए एक जाल हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें एनियो और उसके इरादों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मूवी तो पूरी तरीके से एनियो की बातों में आ चुकी थी। वो जैसे तैसे करके 2 टिकट्स का इंतजाम कर लेती है जहाज के, जिनको लेके वो पहुंच जाती है एनियो के पास में और उससे कहने लगती है ये टिकट हमें इस जहन्नुम से बाहर ले जाएंगे। एनियो कहता है कि ठीक है, तुम टावर के पास में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास में जल्द से जल्द आ जाऊंगा। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूवी ने एक और थीफ को जान से मार दिया था, जो कि उसकी जिंदगी का आखिरी किल होता है। मूवी अपने सामान को लेती है और उठाकर यहाँ से जाने लगती है। जब मूवी यहाँ से जा रही थी तो 2 बंदे उसके सामने आते हैं और उसके ट्रिप का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही मूवी के पास में स्वॉर्ड को देखते हैं तो उससे डरते हुए अपना सर झुका दिए थे, लेकिन इस मोमेंट पर अभी मूवी का मूड अच्छा होता है, इसी वजह से वो उनको माफ करके जाने लगती है। जब मूवी उस टावर पे पहुंच जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है एनियो के साथ में इस सिटी को छोड़ने के लिए। लेकिन युआन इस बारे में सोच रहा था कि आखिर एनियो ने मूवी को यहाँ पर इंतजार करने के लिए क्यों कहा। उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था कि पता नहीं मूवी के साथ में क्या होगा। जरूर से मूवी के साथ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो बनी थी एंग्री फैरी। अब तो सुबह से दोपहर भी हो चुकी थी, लेकिन एनियो का कोई भी अता पता नहीं था। सोचती है कि शायद ट्रैफिक की वजह से एनियो को यहाँ पर आने में देर लग गई हो, इसीलिए वो अभी भी उसका इंतजार ही करते रहती है। युआन सोचने लगता है कि एनियो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जरूर से ये बंदा कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा इविल कारनामा करने के बारे में सोच रहा होगा। बल्कि अब तो मूवी को इंतजार करते करते यहाँ पर रात भी हो गई थी। मूवी को अपने सपनों के ऊपर पानी फिरते हुए नजर आ रहा था। रात के समय में अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। मूवी केवल इस वजह से यहाँ से नहीं जाती कि हो सकता है कि एनियो उसके जाते ही यहाँ पर आ जाए। युआन मूवी से चिल्लाते हुए कह रहा था कि बेवकूफ मत बनो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन आखिर ये सब कुछ करने का फायदा क्या ही होने वाला था। अगली सुबह मूवी के पास में भागते हुए वहाँ पर आ जाते उसका गिल्ड मास्टर, जो कि ये बताता है कि तुम्हारे ना होने की वजह से कल रात ही काफी सारे बैंडर्स ने मिलकर पूरे की पूरे सिटी को ही घेर लिया, इसकी वजह से अब कोई भी इस सिटी को छोड़कर जा नहीं सकता। मूवी कहने लगती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं अपने प्यार को नहीं देख लेती। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही बैंडर्स ने उस टावर को ही उड़ा दिया था, जिस धमाके से मूवी बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाई थी। मूवी सोचने लगती है कि जरूर से एनियो को किसी ने कैप्चर कर लिया होगा, इसी वजह से अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जाके एनियो को बचाए। वो भागते हुए आगे जाने लगती है और उसके दिमाग में केवल एनियो की ही बातें चल रही थी। उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि वो कभी भी उस आइलैंड पे नहीं जा पाएगी जहाँ पर वो जाना चाहती थी। उसने गुस्से में आकर 2 बैंडर्स को तो जान से ही मार दिया था। इसके बाद जब मूवी बाहर आती है तो वो देख पाते हैं कि काफी सारे बैंडर्स ने एक लड़के को पकड़ के रखा हुआ था, जो कि उसको मारने की धमकी देते हैं। लेकिन मूवी तो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि उसने अचानक से ही हमला करते हुए उन सभी के सभी बैंडर्स को ही जान से मार दिया था। और वो जैसे उस छोटी सी बच्ची को गले से लगाती है तो वही बच्ची मूवी के सीने के आर पार खंजर को निकाल देती है, क्योंकि एक्चुअली में ये सारा का सारा प्लान होता है उन बैंडर्स का मूवी को मारने का। मूवी की जब मौत हो रही थी तब उसके सामने आ जाता है एनियो, जिसके आने के बाद मूवी अपने उन सभी लम्हों को याद करने लगती है जो कि उसने एनियो के साथ में बिताए थे। मूवी इस मरी हुई हालत में रेंगते हुए जाने लगती है
एन्यू की तरफ। तो फिर एक बैंडिट एन्यू को बताता है कि ये सारा का सारा प्लान बनाया था तुम्हारे लवर ने, वो खुद ही हमारे बैंडिट्स की टीम के पास में गया था इसी प्लान को लेकर। इसके बदले में हम लोगों को उसे ईस्टर्न एरिया का इंचार्ज बनाना होगा। यहीं से वो स्पॉट भी एन्यू अपने साथ में लेकर गया था। ये सच्चाई पता चलने के बाद मोफी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ऐसी हालत में भी, क्योंकि वो एन्यू के सामने जाकर उससे फेस टू फेस बातें करना चाहती थी। युआन उस पर चिल्ला रहा था, उसको बताने की कोशिश कर रहा था। ये बैंडिट सब मोफी को पकड़ लेते हैं और उसको घुटनों पे झुका देते हैं। वो बैंडिट एन्यू से कहने लगते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जिंदा रहे। मोफी अब अपने उन सभी के सभी मूवमेंट्स को याद करने लगती है।